जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका दोस्त, माहौल दोस्त आफ़ाक भट्टी और सीएसई पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज आपको भी मेहमान के साथ हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ लाए हैं अज़ीज़ुल्लाह मेमन साहब। अज़ीज़ुल्लाह मेमन जो हैं वो फ़ितरत पसंद हैं, फ़ितरत परस्त हैं, नेचर लवर हैं, ऐसा कई नाम उनके आप दे सकते हैं। माहौलियाती रज़ाकार भी कह सकते हैं। और उनका काम जो है वो सेफ़ मिल्क पे, सेफ़ फूड पे, और जो हम केमिकल से ज़मीनें और ज़राई दवाओं से उनसे हट के ऑर्गेनिक फार्मिंग पे और बहुत सारे मामलात को वो देख रहे हैं। अपनी कुछ प्रोडक्ट्स भी इस हवाले से चला रहे हैं और फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं माहौलियात के लिए, कुदरत नेचर के लिए, और समझा भी रहे हैं लोगों को। तो मैं अभी अज़ीज़ुल्लाह मेमन साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ, कीमती वक्त दिया सर। तो कब से जो है वो आप नेचर के साथ जुड़े हैं? थोड़ा सा अपने लिए कुछ बता दें। भट्टी साहब, मेरा नाम तो आपने ले लिया और मेरा बचपन हैदराबाद में गुजरा। फिर 87 में अपनी तालीम कंप्लीट करके हैदराबाद से मैं कराची आ गया। और मैं बचपन से लेके दमे की तो फैमिली हिस्ट्री थी, तो ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, ये समझ लीजिए कि 7वें क्लास से लेके और आधा सर सफ़ेद हो चुका था नज़ले में, और जी रहे थे इन बीमारियों के साथ, दवाइयों के साथ। और जब बैंक में आया तो तब भी वही चीज़ें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में मैं काम करता था 88 से लेके और 98 तक। तो उधर सिलसिला वही बीमारियों का और ये सारा कुछ जारी रहा। फिर वालिद साहब की एक फैक्ट्री थी टेक्सटाइल की, तो जॉब छोड़ के फिर उधर चला गया। तो उधर एक साहब से मुलाकात हुई, ज़फ़र अली चौधरी साहब थे। असल में मेरी नेचर से इंट्रोडक्शन मेरा उन्होंने करवाया। मुझे कभी भी वो इनहेलर इस्तेमाल करते क्या हुए उम्र थी उस वक्त आपकी? तकरीबन 25 साल। 25 साल, इस ओके। वक्त यानी 25 साल पीछे समझ लीजिए कि 40 साल के करीब, 35-40 साल के करीब, अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज। तो मुझे जब वो देखते कि कभी मैं इनहेलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी कोई एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, कभी कोई एंटी एलर्जेंट ले रहा हूँ, तो मुझे कहते थे कि बेटा ये चीज़ें नहीं लिया करें। अच्छा, मैं इग्नोर करता था उनको, क्योंकि मैं देखता था कि जब भी मौसम तब्दील होता है, गर्मी होती है या सर्दी होती है, धूल वाली मिट्टी उड़ती है, तो मुझ पे ये अटैक्स होते थे अस्थमा के। तो मुझे वो मना करते थे, तो मैं उनको कहता था कि सर मैं इनहेलर्स के सिवा चल नहीं पाता हूँ, कि मैं इनहेल के यानी कहीं अगर किसी ने कमरे में बैठ के सिगरेट सलगा लिया तो मुझे एकदम दमे का अटैक हो जाएगा। कहीं बाहर निकला, सर्द हवा चल रही है, मिट्टी वाली हवा चल रही है, तो मुझे अटैक हो गया। तो मैं इनके सिवा चल नहीं पाता हूँ। तो मुझे कहना कि बेटा तुम्हारी बीमारियों की सबब यही दवाएं हैं। अच्छा, फिर जब वो बार बार मुझे कहते थे, तो जब भी उनसे मुलाकात होती तो मैंने उनसे छुपा के, जब उनसे मुलाकात होती उससे पहले इनहेलर लेता था कि उनके सामने मुझे ना लेना पड़े। कोई दवाई अगर खानी होती तो मैं पहले खा लेता था। वो सिलसिला जारी रहा। वो मुझे हमेशा समझाते रहे। फिर एक मरतबा मैंने उनसे कहा, मैंने बोला मुझे आप ज़रा बताइए कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मुझे कहने लगे कि बेटा नेक्स्ट जब भी आपको ज़ुकाम हो, नज़ला हो, तो 1-2 दिन के लिए छुट्टी कर लिया करो, आराम कर लिया करो घर पे। और उन्होंने कहा वेजिटेबल सूप बनवा लिया करें, उसमें थोड़ा गोश्त डाल लें, अदरक और लहसुन जो है वो ज़्यादा उसमें इस्तेमाल कर लें, नेचुरल चीज़ें डालें। और एक आध उन्होंने मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम बढ़ाने के लिए होती है, वो उन्होंने मुझे कही कि ये ले लें। अच्छा, मैंने फिर जैसे बड़ा एक आदमी है, आपको समझाता है तो आपको थोड़ा सा बार बार कहने में शर्म भी आने लगती है कि अभी मुझे बार बार कह रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो मैंने उनको अपनाना शुरू किया। जब उनके हिदायत पे अमल करना शुरू किया, तो वक्त के साथ साथ मुझ पे वो अटैक्स होना कम होना शुरू हुए। यानी रेजिस्टेंस मेरा आस्ता आस्ता डेवलप होना शुरू हो गया, दवाओं पर डिपेंडेंस मेरा कम हुआ। और फिर जो इंटरवल्स थे वो बढ़ने लगे। तो वक्त के साथ साथ वो चीज़ें, फिर मुझे एक वक्त आया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अब आप जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें। सच्ची बात है, आज से 25 साल पहले मुझे पता नहीं था कि ऑर्गेनिक होता क्या है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला जी क्या चीज़ें करूं और कहाँ से मिलेंगी मुझे। उन्होंने कहा ऐसी चीज़ जिस पे कोई केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना हुआ हो, पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना हुआ हो,
मिलेगी कहाँ से ये मुझे पता नहीं, वो ऑर्गेनिक खुद ही होनी जाने, चाहिए। ऑर्गेनिक होनी चाहिए। अच्छा, मैं जस्तुजू में लग गया, हर किसी से पूछने लगा कि जी ऑर्गेनिक चीज़ कहाँ से मिलेगी, क्या होगा, पूछते गए तो कहीं से कोई राह ना मिली। एक दिन हॉकी क्लब के पीछे एक शादी हाल था, उधर शादी पे इनवाइटेड था, तो खाना खा रहे थे तो दो अफराद आपस में बातें कर रहे थे। ऑर्गेनिक का उन्होंने नाम लिया तो मैं ठहर गया उधर ना, तो मैंने सुना कि जी ऑर्गेनिक, तो मैंने कुछ ना कुछ तो जानते हो। कुछ ना कुछ जानते होंगे, तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला जी आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे। तो उनमें से एक साहब थे हबीब चना, वो किंग्स टेक्सटाइल वालों का एक ऑर्गेनिक कॉटन ग्रो होती थी बलूचिस्तान में। ऑर्गेनिक कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन 6000 एकड़ पे, ओको 6000 एकड़ पे 6000 एकड़। जी। ये 2006 यानी 2005-2006 की बात है, 20 साल तो पहले। एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक्सपोर्ट, उससे गारमेंट बना के एक्सपोर्ट करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे अब आप बताइए कि मुझे आपकी ऑर्गेनिक चीज़ें कैसे मिल सके। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो कॉटन ग्रो करते हैं, अलबत्ता ये है कि जब कॉटन से वो ज़मीनें फारिग हो जाती हैं तो उस पर गंदम लगाई जाती है, वो गंदम मैं आपको हासिल करके दे सकता हूँ। अच्छा, दूसरा ये था कि ऑर्गेनिक कॉटन जब ये ग्रो करते थे तो उसके साथ साथ वो बॉर्डर्स पे भिंडी की फसल उगाते थे, क्योंकि भिंडी और कॉटन का जो फैमिली है वो एक ही है। तो पेस्ट जो आता था बेसिकली वो भिंडी पे चला जाता था, कॉटन को ख़राब नहीं करता था। तो उधर से वो भिंडियाँ आनी शुरू हुई। फिर तो उधर आपको गया ऑर्गेनिक खाना मिलना शुरू ऑर्गेनिक हो थोड़ा थोड़ा सा इन्हीं समझ लेके खाना शुरू हुआ। फिर उधर विंदर में अच्छा, मैंने इस दौरान वो चीज़ें आना शुरू हुई और गंदम उधर फिर मैंने बाद में उगवाना भी शुरू की एक दो जगह पे, और उधर से मैं फिर उसको ऑर्गेनिक व्हीट फ्लावर लोगों को इधर मैं कराची में देने लगा कि भाई कम से कम एक चीज़ तो मुझे अच्छी मिली। और भिंडियाँ कभी आ जाती थी, कभी कोई सब्ज़ी आ जाती थी। उसके बाद उसी दौरान मेरे एक हमजुल्फ थे कनाडा में, उनके एक दोस्त थे, उन्होंने क्लिफ्टन में एक दुकान खोली थी हेल्थ फ्रॉम नेचर। ओके। तो उनसे जो मेरे हमजुल्फ थे फारूक शेख साहब, उन्होंने उनको मेरा नंबर दिया था कि अजीज़ भाई भी कराची में ये काम कर रहे हैं और आप उनसे मिल लीजिए। तो तारिक सुरैया साहब से मेरी मुलाकात हुई। उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जी बाकी तो चीज़ें सही हैं लेकिन दूध ख़ास तौर पे वो बड़ा ओके ख़राब है और आप उसके लिए कुछ उसके बारे में भी कुछ काम करें। तो मैंने इधर लोगों को शुरू हुआ कि जी मुझे बग़ैर टीके के दूध मुझे मिल जाए। अच्छा, इसी दौरान डॉन का वीकली एक मैगज़ीन आता था, ट्यूसडे रिव्यू। 2006 की बात है, ग़ालिबन जून जुलाई के महीने का है वो ट्यूसडे रिव्यू। उसके ऊपर भैंस की तस्वीर छपी हुई थी और उसके बारे में उन्होंने वो आर्टिकल लिखा था जिसमें जो कुछ उन्होंने बताया था, जो टीके लगते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ यानी दूध के साथ जो भी कमालात होते हैं। और उसको पढ़ने के बाद दिल मुतनफ़र हुआ कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। आंखें खोलने के लिए वो आर्टिकल काफ़ी था। और मैंने उस वक्त ये किया कि मेरे पास एक ड्राइवर काम करता था जो मेरे पास से छोड़ के जा चुका था, तैयब साहब। वो ठट्टा में अपनी मकली में दूध की दुकान चलाता था। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला यार मुझे इधर कराची में तो इंजेक्शन फ्री कोई दूध नहीं मिल रहा, आप मुझे उधर से जहाँ से आप लोग वो गांव से दूध लेके उस शहर में बेचा करता था, बोला आप मुझे याद कर दो। पहले दो चार दिन का उसने मुझे टाइम दिया, कराची आया मेरे पास। उन्होंने ऐसे ही मैं जिन घरों से उठाता हूँ दूध उधर में गया था, तो उन्होंने कहा कि जी अब हमारी ख़वातीन को भी टीका लगाने आ गया और अब ये नहीं मकसद है कि आपको इधर घर से भी आपको बगैर टीके के कोई दूध नहीं मिल सकता। फिर विंदर आना जाना था, तो तारिक मीर साहब थे उधर विंदर में, जहाँ पर ये वो ऑर्गेनिक कॉटन भी किंग्स वालों की उगाते थे, चीकू के बागात भी उनके थे, गंदम वगैरह भी उधर वो लोग करते थे। उधर आना जाना था, तो मैंने कराची में दोस्तों से मालूम किया कि जी मैंने उनको कहा कि जी मैं आपको जानवर इधर रख के देता हूँ और आप मुझे बगैर टीके के दूध दे दें। तो नोबडी एग्रीड। हर किसी ने कहा कि जी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेबर भी काम नहीं करती बगैर टीके के, और ये है वो है। फिर विंदर में उनको मैंने कहा तारिक मीर साहब को कि मैंने बोला जी जानवर मैं लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी, पार्टनरशिप कर लें। उन्होंने एग्री किया। फिर 2008 में मेरा ये सेफ मिल्क का आगाज़ हुआ उधर से। तो टोटल कितने जानवरों से शुरू किया? मैंने इनिशियली 6 जानवरों से शुरू किया था। इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हुआ था कि वो ज़फ़र साहब के कहने पर, ज़फ़र साहब का बैकग्राउंड ये था कि वो बेसिकली बॉटनी के स्टूडेंट थे।
और जो यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें उन्होंने स्टडी की थी कि कराची से लेके और हिमालय के पहाड़ों तक कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं। ओके, तो जबरदस्त। वो 60-65 शीट्स बकौल उनके जफर साहब के कि जी वो 65,000 शीट्स में से 40 से 44,000 शीट्स मेरे हाथ की लिखी हुई हैं। और 60s में सैंडोज का जो एक बोर्ड था जिसपे वो एंटी कैंसर ड्रग्स पे काम कर रहे थे, उनके ये एडवाइज़र थे ज़फ़र अली साहब। वो मेरे गाइड बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे वो फिर अवेयरनेस आस्ता 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 उनके साथ रह के और आना शुरू हो गई इन चीज़ों की। ऑर्गेनिक फार्म से लेके सेफ दूध तक का आ हाँ, गया। तो उधर बस वो सेफ मिल्क का जो है वो पहले जानवर जो है वो 6 जानवर में लाया था। हर दूसरे दिन जाके अपनी गाड़ी में मैं विंदर से दूध लेके आता था और उसको फिर इधर लोगों को अब मेरी बेसिकली जो दूध की तरफ में आया उसका सबब मेरी छोटी बेटी थी। वो दूध बड़े शौक से पीती थी। तो बेगम साहबा को मैंने मना करना शुरू किया कि मैंने बोला ये घर में इस्तेमाल नहीं करना है। तो कहते फिर क्या दिया जाए, क्या किया जाए। तो फिर ये तगोदो शुरू हुई 2006 से 2008 तक। 2008 में जाके बुनियाद हुआ सेफ मिल्क का। उधर से फिर वो हर अल्टरनेट डे पे खुद ला के देता गया। फिर जानवर चूँकि 6 कम थे तो बढ़ाए। फिर स्टाफ रखा जो विंदर से यानी जीप से तारिक साहब पहुंचाते थे विंदर सिटी दूध। उधर से फिर वो कराची आता था ली मार्केट में और उधर से फिर मार्केट मंडी है बड़ी जबरदस्त। नहीं उधर यानी उधर से जो बसें आती थी ना हाँ, वो तो लोकल तो वो आके उधर यानी कराची पहुंची थी। उधर से जाके हमारे राइडर उठाते थे दूध और वो जाके लोग दोस्तों यारों को घरों पर डिलीवर होता था। कितने घरों पे? वो तकरीबन हमने जब शुरू किया था तो 15 जानवर मेरे थे। उसके बाद जब विंदर में 60 to 70 एनिमल्स पे मैं पहुंच गया था। उधर लेते गए थे फिर जानवर। वो 100, 150, 200 लीटर पे उस वक्त पहुंच गया था मामला। फिर 2010 में बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब हुए थे, रोज़ाना स्ट्राइक्स होती थी और सारा कुछ। उसके बाद फिर सैलाब भी आ गया था जिसमें से हमारा जो फार्म जहाँ बना हुआ था उस एरिया में फ्लड आ गया था। उसके बाद 2010 में मैंने उसको कराची शिफ्ट कर लिया और 2010 से लेके फिर अब 14 साल हो गए कराची में ही हूँ। इस वक्त जो है वो मेमन गोट और सुपर हाईवे के दरमियान मेरा पोल्ट्री स्टेट 2 कहलाता है, उधर मेरा फार्म है। और फिर अब वो सफ़र जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस में बार बार आते थे क्योंकि जब आप टीके नहीं लगाते तो आपकी प्रोडक्शन कम होती है और जानवरों को खुला भी रखा जाता है। मेरे पास एक जर्मन कंसल्टेंट आए थे उधर फार्म पे, तो जानवरों का उन्होंने जो वो खाने के लिए हम खोर बनाते हैं तो उसने मिस्टर बिल उनका नाम था, पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट वालों का वो कंसल्टेंट थे। तो मुझे कहने लगा मिस्टर मेमन दीज एनिमल डोंट नीड डाइनिंग टेबल टू ईट। कहते मैंने बोला क्या? इसको ऊपर रख रही है, आप खाना खिला रहे हो। अल्लाह मियाँ ने इनको गर्दन इतनी दी है कि ये ज़मीन से खाएंगे, आप इनको नेचुरल माहौल में रखें। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये जो आप पर्दे लगा के और अपना ये यानी वो सारा एयर टाइट अपना वो फार्म बनाते हैं, इनको जंगलों में जानवरों को कौन स्वेटर पहनाता है, इनको कौन केयर करता है? तो उनके जिस्म में अपनी एक मुदाफ़ती निज़ाम होता है, आप उस पर रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आज भी अगर आप फार्म पे आएंगे सर्दियों के मौसम में तो मेरे पास कोई आपको पर्दा लगा हुआ या बंद वो नहीं मिलेगी। सिर्फ बच्चों का जहाँ पर बच्चे रखते हैं काफ्स, आज भी मैं समझता हूँ कराची के किसी फार्म पे शायद आपको यानी मदर्स के साथ हमारे वो काफ्स नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हम चलते ही नेचुरल सिस्टम पे हैं। तो वो हमने रखे हुए हैं। जानवरों को बेसिकली 2 तरह के जो टीके लगाए जाते हैं, एक दूध बढ़ाने के लिए और दूसरे दूध निकालने के लिए। अब दूध बढ़ाने वाला ये होता है कि उसकी एपिटाइट बढ़ जाती है और उसकी वजह से उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है जानवर में और वो खाता भी ज़्यादा है, फरबा हो जाता है। दूसरा कराची में आप देखेंगे कि फार्म्स पे जाएंगे तो जानवर हर वक्त बंधा हुआ रहता है। अच्छा, उनका जो ये कंसल्टेंट्स थे उनका यही था कि जी जानवर को खुला रहना चाहिए कि वो फिज़िकली जब एक्टिव होगा उसकी प्रोड्यूस हेल्दी होगी और उसको आप जितना नेचुरल अच्छा खाना देंगे, केमिकल फ्री देंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि अब तो प्रोटीन बढ़ाने के लिए यूरिया जानवरों को खिलाया भी जाता है फीड में डाल के, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ और मुख्तलिफ वो चीज़ें आती हैं। दूसरा उनको लगाया जाता है टीका दूध लेट डाउन करने के लिए, क्योंकि बच्चा जो है नॉर्मली आप देखेंगे कि जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें डे ओल्ड बच्चा जो है जब जानवर ख़रीदा जाता है तो उसी वक्त बच्चे को बेच दिया जाता है। माँ के सामने बच्चा नहीं होता तो उसका दूध नहीं निकलता। उसके लिए ऑक्सीटोसिन एक केमिकल है जो उसको इंजेक्ट किया जाता है। वो बेसिकली लेबर पेन क्रिएट करता है, मसल्स लूज़ करता है। यानी अब
उसकी वजह से वो जानवर अपना दूध रोक नहीं पाता और गवाला जो है उसकी फुल मिल्किंग कर लेता है। अब उसमें ये होता है कि जब आपने उसको मसल रिलैक्सेंट दिया तो अब उसके टीट्स जो होते हैं उसके मुंह खुल जाते हैं, फिर वो जानवर उधर ही अपने गोबर और पेशाब में बैठा हुआ है, उधर से उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगती हैं, फिर इधर से दवाओं की बरबार होती है। तो हम जैसे जैसे हमने नेचर से उसको हटाया तो उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई, लेकिन वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल हो गई। अब आप सुबह शाम जिस जानवर को दर्द से क्रिएट करने वाला टीका लगा रहे हैं तो वो कंसीव नहीं कर पाता नॉर्मली। जब कंसीव नहीं कर पाता तो एक जानवर, मैंने इस पर रिसर्च की थी कुछ, के एक जानवर 14 से 15 बच्चे अपने ज़िंदगी में पैदा कर सकता है, भैंस या गाय। वो हमारे यहाँ अमूमन दूसरे तीसरे बच्चे के बाद जो उसको कटवा दिया जाता है। जानवर आता है, जब कराची पहुँचेगा तो आपने उसको टीके लगा लगा के 10 महीने 12 महीने 14 महीने दूध निकाला, उसके बाद वो फरबा हो गया, आपने उसको बेच दिया, वो अफगानिस्तान या यानी इधर से बाहर चला जाएगा गोश्त के सूरत में। अब ये नहीं समझ लीजिए आपका, आपने जो जानवर 14 से 15 बच्चे दे सकता था उसको आपने दूसरे तीसरे पेट पे कटवा दिया। तो अब मैंने जब शुरू किया था इस काम को तब 2008 में, मुझे याद है पहले जानवर जो लिए थे वो 36,000, 40,000, 42,000, 45,000 के। इस वक्त वो जानवर 6 लाख रुपए का है। हाँ। अब हमने ज्यादती खुद की है कि हमने उनकी अफजाइशी नस्ल के बजाय हमने उनकी नस्ल कशी की है। हम उनको आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करते जा रहे हैं। तो आपके जो क्लाइंट बने हैं दूध के, सेफ मिल्क के, उनका क्या है रिएक्शन, क्या है, वो किस तरह से फील करते हैं? देखिए, आपको फीडबैक क्या आता है उनसे? मुझे 2-4 फीडबैक्स मुझे जिसको कहते हैं ना कि यादगार रहते हैं ज़िंदगी में। एक खातून थी गुलशन इकबाल में, उनके बड़े अच्छे मुझे उन्होंने था कि भाई हम, अच्छा मेरा जो प्रोपेगेशन हुआ था यानी मार्केटिंग में ज़्यादा नहीं कर पाया था। फ्लावर शो जो सालाना लगता है मैकडोनल्ड्स के पास क्लिफ्टन पे, हाँ, उधर मैंने स्टॉल लगाना शुरू किया। अच्छा, उधर अमूमन यही जो लोग नेचर लवर होते हैं फूलों की नुमाइश के लिए आए और उनको बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग के और सीड्स के और फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीज़ों के। तो उधर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर प्राइस चूंकि हमारी नॉर्मल दूध से ज़्यादा थी, फिर लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते थे। मैं उनको बताया था कि जी इसके बच्चे को भी दूध पिलाना पड़ता है, दूसरी इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, तीसरा इस दूध को हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, कोई मिलावट नहीं करते, इसको फार्म से लेके कोल्ड चेन सिस्टम में मेंटेन करके पैक करके फिर आपके घरों तक पहुंचाना होता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ज़्यादा है। और दुनिया में इस तरह की जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं तकरीबन 4-4.5 गुना कीमत पे होती हैं, ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ तकरीबन 1.5 से 2.25 गुना कीमत है। जैसे आपका वो दूध यानी से देखिए 200-250 पे अवेलेबल है, लेकिन अब हम जब बगैर मिलावट के और बाकी सारी चीज़ों को करते हैं तो हमारी प्राइस रेंज उस हिसाब से ज़्यादा होती है। लेकिन ये श्योर होता है कि भाई इसमें इंजेक्शंस नहीं लगे हुए, जानवर हर वक्त बंधा हुआ नहीं है, बीमार जानवर नहीं है, ठीक है, और विदाउट एनी एडल्ट्रेशन और सारी आपको विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव आपको पहुंचाया जा रहा है। लोगों का ये है कि खातून के कमेंट्स ये थे कि जी मैं 2 ग्लास के बजाय अपने बच्चे को आधा ग्लास पिला दूँ, हम लोग यही पियेंगे। दूसरा एक मुझे याद है कि एक खातून थी बाहर से आई हुई, तो उन्होंने जब ये शुरू किया था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी मेरा सारा ख़ानदान कहता है कि इधर सारे चीटर भरे हुए हैं, तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना रहा है कि तुम इतनी महंगा जो है ना दूध लेके बच्चों को पिला रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि जी आप किसी दिन अपनी फैमिली के साथ आ जाइए फार्म पे, अपने सामने मिल्किंग होते हुए भी देख लें प्रैक्टिस। अच्छा, वो खातून जब अपने मियाँ साहब के साथ आई तो एक छोटा बच्चा था उनके साथ 4-5 साल का ना, और वो बच्चा आईसाइट उसकी नहीं थी, किसी वजह से उसकी डैमेज हो गई थी आंखें बच्चे की, यानी पैदाइश उसकी नॉर्मल हुई थी लेकिन बाद में डैमेज हो गई थी। तो मुझे याद है जब वो आया था ना तो मैंने उस बच्चे को गोद में उठा के सारे जानवर को और आखिर हाथ भी लगवाया था, फिर उसकी मिल्किंग मैंने उससे करवाई थी। तो ये 2 एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। और अभी यानी मस्जिद में इतने सारे लोग हैं जो 2008-9 से लेके इस सफ़र में साथ हैं, और असल मकसद भी इस प्रोजेक्ट का मेरा ये था कि इसको हम कम्युनिटी बेस्ड और कम्युनिटी ओन्ड प्रोजेक्ट बनाएं, कि जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट फाइनेंशियली जिस वक्त वायबल हो जाए, जैसे 1000 लीटर की मेरा है कि जी 1000 लीटर पे आ जाए, तो उसके बाद मेरे ही अपने कंज्यूमर्स में से कुछ और लोगों को तैयार करूँ कि जी आप जिसका इंटेंशन हो वो आ जाए इस तरफ, हम आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट भी देंगे, सारा कुछ, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सदियों से ये दूध आ रहा था और आ रहा है और आता रहेगा। हम आपको सारा सपोर्ट करेंगे,
अगला 1000 लीटर का प्रोजेक्ट अगली कम्युनिटी बना ले। उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बड़ी तो भी ठीक है, वरना आप हर कंज्यूमर, आप देखें अगर कोई 1 लीटर भी अगर लेता है तो 70-80 हज़ार रुपये साल का वो दूध लेता है। आप लाखों रुपया इन्वेस्ट करके एक आदमी 50-100 आदमी मिलके अपना फार्म लगाइए, उसमें से साल के दौरान आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ जाएगी, वो मुश्तरका इन्वेस्टमेंट आपकी चलती रहेगी, उधर चलती रहे। उसमें जो भी आपको नफ़ा या नुकसान जो भी होता है वो आपका मुश्तरका होगा, लेकिन कम से कम आपको ये एहसास होगा कि हमें जो चीज़ मिल रही है हमारे अपने जगह से आ रही है और बेस्ट ऑफ मिल्क है, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, और आप उसको खुद कंट्रोल करें। और इसी तरीके की कम्युनिटीज़ हमको अब कराची जैसे शहर में यानी इम्पॉसिबल को तो पॉसिबल करके मैंने दिखा दिया है। ज़बरदस्त। ठीक है, जो कमर्शियल लोग आज भी कहते हैं कि जी पॉसिबल नहीं है जी, यानी आपने कमर्शियल कर दिया, कमा के दिखा दिया, पिला के दिखा दिया। अब आइए और देखिए, मुझे ही कॉपी कर लीजिए ना, अपना कॉम्पिटिटर और कोई नहीं बनाना चाहता, तो मैं तो कहता हूँ कि जी आइए, ये सक्सेसफुल हो जाता है, इसके साथ अपना अगला प्रोजेक्ट खड़ा कर दें। और इसी तरीके से जैसे ऑर्गेनिक हमारी बात हो रही थी पहले भी, कि सब्जियों के लिए भी आप 5-10 एकड़ ज़मीन मकाते पे ले लीजिए, कराची के नज़दीक हो जाए, 10-20 आदमी मिल के उधर अपना स्टाफ रखें, उधर चीज़ें उगाएं। महंगी पड़ेंगी, लेकिन कम से कम केमिकल फ्री होगी। ठीक है ना, मुज़र सेहत नहीं होगी। इसी तरीके से मुर्गी है, मुर्गियों को आप रख सकते हैं। यानी हर चीज़ जो आपको उस चीज़ में सिर्फ प्राइस में नहीं जाना। आज आप देखें फैमिली के साथ अगर 4 आदमी जाएं, 10,000 रुपये से कम में आपका डिनर नहीं होता। और ये आपका यानी मसले अगर 2-4 हज़ार रुपये इस पर आप देखें ना, पानी के लिए आज कोई भी मेहमान आपका आ जाए, नलके का पानी पिएगा वो? नहीं, टेप वाटर कहाँ पीता है, कोई भी नहीं पीता। ठीक है, कल की ही बात है, परसों की सॉरी, कि मॉल में था बेगम साहबा के साथ, तो पानी की छोटी बोतल जो है दैट वाज 90 रुपीज़। आधा लीटर पानी 90 रुपए का है। अब आपको दूध सस्ता चाहिए, क्या मिलेगा आपको? ठीक है, तो जहाँ से आपको गारंटेड एक सेल्फ कंट्रोल्ड माहौल में अपने ऑब्जर्व, यानी अमूमन मुझे लोग कहते हैं कि जी आपने सर्टिफाई करवाया, मैं कहता हूँ भाई ये दूध है, जिस लैब से चेक करवाना है खुद जाके करवा लो ना। मैं तो शायद आपको एक जानवर का दूध निकाल के अच्छा टेस्ट करवा के और सर्टिफिकेट को मैं बेचता फिरूं, उससे बेहतर है आप खुद चेक करवा लें। मेरे पास से फार्म से आके आप खुद अपने मिल्किंग सामने करवाएं, आप ले जाइए घर पे, उसको उससे कंपेयर कर लें जो रोज़ाना घर पे आता है, उसको उससे कंपेयर कर लें जो आपको। देखिए दुनिया में डब्बे वाले दूध के लिए बहुत कुछ आ चुका है ना। ठीक है, दूध से खाद की तरफ आप कैसे आ गए? सर खाद बेसिकली जो ये क्या माजरा है? असल तो ये है कि नेचर, कि आप नेचर की तरफ आए, नंबर 1। तो आपके खाद को हम नेचुरल खाद कह सकते हैं? बुखारी जी नेचुरल खाद कह सकते हैं। बेसिकली जो रफ़ीक खान साहब हैं, बुखारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो चेयरमैन हैं, दोस्त हैं, मोहसिन है, मेहरबान है, उनके साथ जब मुलाकातें होती हैं तो ये प्रोजेक्ट उनका था, वही काफ़ी सालों से वो चला रहे हैं। बायोगैस भी उन्होंने बनाई और 100-150 किलोवाट के जनरेटर भी उस पर चला रहे हैं। स्टील टाउन के पास उनका फार्म है, तो उनका ये प्रोजेक्ट था। तो मैंने इसको एक्सपेरिमेंट्स खुद करके जब देखा तो बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि हमारा इस वक्त जो हमारे पास केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, अब थोड़ी सी देर के लिए आ जाते हैं कि अब पहला वो जो फेज़ था हमारा बीमारियों वाला, जब उससे बाहर निकले तो अब ये था कि जी सॉइल कंडीशन, एक तो हो गई ह्यूमन हेल्थ। अब आ जाइए कि सॉइल कंडीशन हमारी इस वक्त ये है कि अब हमारे पास हमारी जो ज़मीन है वो बांझ है। आप उनकी यानी उनसे निकाल के आप उनको ख़त्म कर चुके हैं। इस वक्त आप अपना कोई भी फसल ना केमिकल फर्टिलाइज़र के बगैर, ना पेस्टिसाइड के बगैर आप नहीं उगा सकते। सीड आपके पास अपना नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आपके पास हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं आपके पास। आप अपने टमाटर से बीज निकाल के उसको दोबारा बो नहीं सकते, उससे दोबारा फसल हासिल नहीं कर सकते। लाइकवाइज सारी वेजिटेबल्स आपकी इसी तरह हैं। ज़मीन में आपको याद होगा कि जब छोटे थे तो अर्थवॉर्म्स होते थे। मैट्रिक फर्स्ट ईयर में यानी अपने कॉलेजेस में और स्कूल में हमने डिसेक्शन भी उनकी करते थे, देखते भी थे। वो कहलाता है अब यानी ऑर्गेनिक फील्ड में वो कहलाता है नेचुरल ट्रैक्टर। ओके, ठीक है, आपके
मोनोक्रॉप कल्चर की वजह से, आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, आपके अपना पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से आपके पास वो नेचुरल ट्रैक्टर ख़त्म हो चुका है। उसका क्या था, वो मिट्टी खाता था और मिट्टी जब निकालता था उसका जो फीकल मैटर था वो यूरिया था, वो नाइट्रोजन थी जो ज़मीन को मुफ्त में मिल रही होती थी। हमने उसकी कॉलोनीज तबाह कर दी, हमने अपना बायोलॉजिकल बैलेंस डिस्टॉर्ट कर दिया। आज ये है कि अब हमको यानी इन चीज़ों के बग़ैर कोई फसल नहीं मिल सकती। तो अब आप जब इन ज़मीन को दोबारा रिचार्ज करने के लिए, ऑर्गेनिक सिस्टम्स में लाने के लिए, या नेचुरली आपका जो डिपेंडेंस है, आपकी ज़मीन की जो ऑर्गेनिक मैटर है वो होना चाहिए तकरीबन 3 to 5%। इस वक्त हमारा है 0.2%। सारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 0.2%। आपने देखे ना, कुदरत ने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। आपका जो भी, चाहे ह्यूमन फीकल मैटर हो, जानवरों का गोबर हो, दरख्तों के पत्ते हों, दरख्तों की छालें हों, ये सारे की सारी चीज़ें जो है ये दोबारा नेचर को दे दें। हाँ। और नेचर आपको, जैसे आप एक बीज बोते हैं ना, आप एक बेर, आप चीकू का भी देख लें, चीकू के दरख्त पे कभी आप देखें कि कितने चीकू उगे हुए हैं। आपने लगाए कितने बीज? तो सुना है 3 सीजन वो। अच्छा, आपने कितने बीज कितने लगाए थे? एक बीज आपको हर साल हजारों के हिसाब से एक दरख्त आपको दे रहा है और देता रहेगा। इसका मतलब एक बीज में अल्लाह मियाँ ने पता नहीं कितने बीज रख दिए हैं एक ही उसमें। अब यह है कि उसको जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, एक है केमिकल से पूरी कर दें। वो केमिकल आपको उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेचुरल जब भी चीज़ें आप देंगे उसको, नेचुरल चाहे गोबर की खाद दे दें, चाहे आप उसको दरख्तों के पत्ते दे दें, गल सड़ के जब वो उसके आते हैं, तो आपका ऑर्गेनिक मैटर भी बहाल रहता है। आपकी एब्जॉर्बेंसी, इस वक्त आपकी ज़मीन ठोस हो चुकी है, मिट्टी आपकी ठोस होती जा रही है, ठीक है ना। अब उसमें से वो ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म होता जा रहा है, ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी उसकी ख़त्म होती जा रही है। अब आप उसको नेचर की तरफ वापस आने के लिए आप केमिकल फर्टिलाइज़र जब इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया आपका तकरीबन 40 to 45% एब्जॉर्ब होता है, या एवापोरेट हो जाता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स पे रूट जोन से बाहर चला जाता है। जो रूट जोन से बाहर चला गया वो चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। अब आप उसके साथ जब इस तरह, जैसे हम बुखारी कंपोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब कंपोस्ट जब हम उसमें लगाते हैं ज़मीन में, अब वो क्या होगा कि वो स्पहोल वाला काम करता है। ऑर्गेनिक मैटर जो है बेसिकली वो स्पहोल वाला काम करता है कि उसमें स्पंजी मैटर होता है। वो आपकी बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं जो हमको आंखों से नज़र भी नहीं आ रही, उनका यानी समझ लेंगे लाइवलीहुड उन पे आ जाता है, ठीक है। नेचर अपना काम शुरू कर रही होती है। यही चीज़ें आपका जब पानी का इस्तेमाल, जब एक ज़मीन है जिसमें आपने पानी लगाया, 3 दिन बाद वो सूख गया, जहाँ पर आपका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा तो वो 3 दिन के बजाय 7, 8, 10 दिन पे चला जाएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद आप जब भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, अब 70 साल से जो आपने चीज़ें ख़त्म की वो आप 2-4 महीने में तो नहीं रीगेन कर सकेंगे। आपने ऑर्गेनिक मैटर या ये कंपोस्ट फर्टिलाइज़र जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे, अब वैसा क्या होगा कि आप जब भी जो भी खाद उसमें देंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर रहा हूँ, जब वो देंगे तो वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके खड़ी होगी। पानी भी ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल मिलेगा आपके यानी रूट्स में। उसके साथ साथ वो फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा मिलती रहेगी। सही। तो इस वक्त अगर जैसे हम केले की बात करें, केले पे तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का साल में ये केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं। अगर उसमें से सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये का यही बुखारी कंपोस्ट आप हमारा इस्तेमाल कर लें, अगर 2 साल बाद करते हैं तो आप वही जो 2-2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, वो आपकी आधी रह जाएगी उसकी रिक्वायरमेंट। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका डिपेंडेंस इस पे आता चला जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, ज़मीन की ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ गई, रूट्स के लिए इजाफ हो गया, और आपकी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, हमारा यही बुखारी कंपोस्ट इस्तेमाल किया गया था कोटरी में। तो बकौल साहब के कि जी हमारा जो क्रॉप है उसका तकरीबन 20% कद भी बढ़ा है, फ्रूट साइज़ भी बढ़ी है। अच्छा, चीकुओं पे जो हमने इसको वो किया तो चीकू का रंग भी, साइज़ भी बढ़ेगा, उसका टेस्ट भी बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर केमिकल फर्टिलाइजर्स, और प्लस उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी।
तो अब आपको नेचर तो मल्टीप्लाई करके देने को तैयार है, लेकिन आपको नेचर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस में जो हमारे एग्रीकल्चर का है वो 39% है, तो आप वाला जो कंपोज है उसका क्या है फिर? उसमें देखिए, पहली बात तो ये, जब वो डीकम्पोज होता है, ठीक है, अब है ये कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो एनिमल वेस्ट है, जिसमें उसका पेशाब भी हो गया और गोबर भी हो गया, उसकी एवापोरेशन तो है, मेथीन है उसमें, उसमें, ठीक है। जब आप उसको डीकम्पोज होता है, वो एक प्रोसेस है, जब उसको गुजारा जाता है तो उसमें से वो यानी जो गैसेस हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। जिस वक्त आप उसको अप्लाई करते हैं तो उसके बाद वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में आपको मिल रहा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर आपको मिल रहा है, पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में, ठीक है ना। और वो पौधे को आपको जो कुछ आपने उसको दिया इधर से भी मिला, और जो आप उसको केमिकल फर्टिलाइज दे रहे हैं उससे भी मिला। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब पौधा खुद हेल्दी होता है तो उस पर जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जो बीमारियां हैं, वो उस पर कम वो असरअंदाज हो रही होती हैं। आपका भैंसों से भी वास्ता है, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, बहुत सारे रिसर्चर भी हैं, हमारे यहाँ जो गिद्ध आती थी, जो स्वीपर था नेचुरल, जी। वो गायब हो गया, और उसका सबब बना वो भैंसें, गाय, बकरियां, भेड़ें जिनको टीका लगा के दूध निकाला जाता था। जी सर। उनके मरने के बाद जब उनको फेंका गया और उन परिंदों ने खाया जो नेचुरल कुदरत की तरफ से हमारे स्वीपर थे जी, तो उनकी नस्लें ख़त्म हो गई। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये सच है, मिथ है, या ऐसी कोई तहकीक है सर? इस क्या है? वो गिद्ध हमें नज़र नहीं आ रही। असल में है ये कि ये मिथ नहीं है। आपको भी शायद याद होगा, मुझे याद है जब 80s के दौर में जब सिंध यूनिवर्सिटी हमने जाना शुरू किया, तो हैदराबाद से जब जाते थे तो दरिया सिंध से पहले लेफ्ट साइड पे हैदराबाद का कचरा फेंका जाता था, और वो डंपिंग एरिया जो था उधर गिद्ध वाज़े नज़र आते थे ना, बाकायदा, जिस तरह इधर इस वक्त चील और कवे नज़र आते हैं, तो उस तरीके से गिद्ध नज़र आते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होते गए। उसका जो रीज़न है वो मेन डाइक्नोफिलिक सोडियम, जो पेन किलर के तौर पे आज भी इस्तेमाल होता है जानवरों में भी और इंसानों में भी, उनका बेतहाशा इस्तेमाल जो था उसकी वजह बनी। अच्छा, चूँकि ये आर्टिफिशियल जो जैसे डेयरी फार्मिंग अगर देखा जाए तो वो है एग्रो बेस्ड बिजनेस। कराची में उसको इंडस्ट्री की तरह हमने एक जगह पे आके 200-400 जानवर बंद कर दिए, एक जगह पे बंधे हुए हैं, सिर्फ पानी पीने के लिए खोले, बाकी टाइम हमारे पास वो जानवर बंधा हुआ है। लास्ट बात है, जब उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, उस पर बीमारियां ज़्यादा आईं, उधर आपकी ये दवाओं का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। जब आपको दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ तो आपने वो पेन किलर्स उनको दिए, और जब वो जानवर मर गया तो उसको जाके वो कायनात का जो जमादार था जिसने उसको ख़त्म करना था, और उसने वो खाना शुरू किया। उस दवा का साइड इफ़ेक्ट ये था डाइक्नोफिलिक का कि उस परिंदे की जो किडनीज़ हैं वो श्रिंक होकर ख़त्म हो गई। और अब जहाँ पर जिन मुल्कों में रिसर्च हो रही है वो कहते हैं कि जी ऐसे इलाकों में जहाँ गिद्ध ख़त्म हो गया है, उधर अचानक किसी वक्त भी अगर कोई ऐसी बीमारी आउटब्रेक हुई तो आप हज़ारों और लाखों की तादाद में मरने लगेंगे। जो 1920 में था मेरे ख्याल में, जो आया था, लोग, जी, लाखों लोग मरे थे, तो आप उसको काबू नहीं कर सकेंगे। अब बेसिक क्या था कि आपने एक गिद्ध को ख़त्म किया, ठीक है। अब इसी तरीके से लाइकवाइज आप जो भी केमिकल्स, जो भी इंजेक्शंस, जो भी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे कोई भी दवाई आप, ख़ासतौर पर एलोपैथिक मेडिसिन कोई भी आप उठा लें, उसके साथ साथ उसके कंट्राइंडिकेशंस लिखे होते हैं। ये तो साफ साफ आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारा बच्चा ये दूध टीके वाला पी रहा है तो उसके साथ उसकी किडनियां भी तो मासूम की सर वो बिल्कुल जो है वो गिद्ध की तरह छोटी हैं और हसास हैं, और जो बड़े लोग हैं या बीमार हैं, वो जिस तरह से भैंस इतना बड़ा जानवर इम्यून सिस्टम ख़त्म होने के बाद मर जाती है, और जो परिंदा उसको खा रहा है वो भी मर रहा है। असल ये तो बहुत अलार्मिंग है सारा मामला। असल में ये जो आपका यानी जो टीके जो लग रहे हैं उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट इस हवाले से नहीं आ रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसकी वजह है कि वो डाइक्नोफिलिक सोडियम की वजह से आ रहा है। वो अलग एक चीज़ हो गई ना कि वो जानवर बीमार होगा, आपने उसको दिया, वो अलग है। इस जो हमारे यहाँ टीके इस्तेमाल जो दूध में होते हैं उसका तो ये है कि वो मसल रिलैक्सेंट है और लेबर पेन क्रिएटिंग है।
आपके मसल्स में जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो रही है। हाँ। इस वक्त आप अमूमन घरों में देख लीजिए कि सुबह जब आप उठते हैं या बेगम साहिबा उठती हैं या बच्चियाँ उठती हैं, सर दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द है, थकान का शिकार है, इतना सोने के बाद रात इतना सोने के बाद। अब उसका क्या होगा कि आपने पेन किलर लेने हैं। अब असल क्या है कि जी जब आपने एक चीज़ ली हुई मसल रिलैक्सेंट आपने जानवर को दिया, ठीक है, उसके वो दूध में और गोश्त में वो चीज़ कैरी हुई, वो खुद भी जानवर सुस्त रहा और फिर उसने आपके बॉडी को भी। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि ये जो दूध बढ़ाने वाले और ये सारे जो चीज़ें हैं, स्टडीज़ हैं, इस पर आप इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि सिस्टिक ओवरीज, इन्हीं इंजेक्शंस के कमाल ये होते हैं कि जी आपके बच्चियों के चेहरों पर बालों का या जिस्म पर बालों की बढ़ जाना, ओवरवेट हो जाना या मसल रिलैक्स रहना, ये चंद वो चीज़ें हैं जो यानी आम हो गई, कैंसर का भी बहाना बन गया। अच्छा, अब इन चीज़ों को आपने उसके अलावा ये देखेंगे कि आपको शायद याद हो या अगर पुरानी तस्वीरें कभी ख़ानदान की देखें ना, तो हमारी जो बच्चियां हैं, कभी किसी नानी अम्मा से या दादी अम्मा से पूछिएगा कि जवान किस एज में होती थी, तो बच्चियां होती थी तकरीबन 15, 16, 17 साल की एज में जाके मेच्योरिटी को आती थी। इस वक्त इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से आपकी बच्चियां इस वक्त 8 और 9 साल और 10 साल की एज में प्यूबरिटी को पहुंच रही हैं। अच्छा, मसल्स रिलैक्सेंट्स की वजह से जो मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें आप हमारे ज़रा आजकल के जवानों को देख लें और आप 50 साल पहले की कोई तस्वीर देख लीजिए कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो हमारा आज का जवान है, उसमें मर्दानगी आपको फोटो से ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो उधर वो फिज़िकली वीक हो रहे हैं, इधर बच्चियां जो उनमें वो प्यूबरिटी जल्दी आने की वजह से और वो इनमें से हम दोनों तरफ इन्हतात का शिकार हो रहे हैं। दूसरा आप ये देखेंगे, जैसे मुझे आप हाथ दीजिएगा ज़रा, ये एक मस्कुलर स्ट्रेंथ है ना ये। अब इसी तरीके से आपका सारा जो जिस्म है, इसमें एक स्ट्रेंथ है। आज क्या है कि हमारी जो बच्चियां जब प्रेग्नेंट होती हैं, पहली बात तो ये आप देखेंगे इस वक्त रेट ऑफ कंसेप्शन बहुत कम हो गया है। शादी के बाद अमूमन बच्चियां प्रेग्नेंट देर से हो रही हैं या कम हो रही हैं। अच्छा, जब वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है ना, उसके बाद क्या होता है कि बेटा बेड रेस्ट करो। उसकी वजह क्या है कि उसके यूट्रस में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अपने बच्चे को बचा सके। सबसे बड़ा जो हार्म आ रहा है हमारी यंग जनरेशन में अभी ये आ रहा है कि उधर हमारी बच्चियां यानी जो मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से जल्दी जवान हो गई, डिज़ायर उनमें ज़्यादा हो गई, बच्चों में कम, लड़कों में कम हो गई। इस तरफ आपका जो है वो नतीजा ये है कि जी अगर वो कंसीव उन्होंने कर भी लिया तो वो बेड रेस्ट पे चली जाएंगी, उनमें मसल्स की, क्योंकि फिज़िकल वर्क भी कम हो गया। तो अब शहरों में जो हमारी बच्चियां रह रही हैं, आप देखेंगे फिज़िकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जो गांव देहात में होती थी, फिज़िकली एक्सर्शन होती थी। तो वो भी सबब बना, पीछे से आपने वो उनको खाने पीने में वो सारी चीज़ें दी जिसकी वजह से वो ये समझ लीजिए कि डीके कह लें, डिकम्पोजिशन की तरफ कह लें, हम आस्ता आस्ता उस चीज़ का शिकार होते चले जा रहे हैं। आपसे बहुत अच्छी बातें हुई और भी काफ़ी मौजू हुए हैं, आप हमारे पास आते रहेंगे। हम इरिगेशन से, एग्रीकल्चर से लेके एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर और हीट वेव्स, उनके फिर किस तरह से हमें तैयारी करनी है, ये सारे मौजू रहते हैं। और जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़ुद जो है इजाज़त चाह रहा है। तो नाज़रीन, आपने बहुत सारी संजीदा साइंसी बातें सुनी अज़ीज़ुल्लाह मेमन साहब से, सेफ़ मिल्क से लेके ऑर्गेनिक फार्मिंग तक। अच्छा खाएं, साफ़ पिएं, अपने आप को सेहतमंद हेल्थी रखें और नेचर के साथ रहें और कायनात के मज़े लें। आप सबका बहुत शुक्रिया।